नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 हुई जारी। रिपोर्ट में भारत के टीबी कार्यक्रमों की हुई सराहना। WHO जारी करता है ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर दिया स्पष्टीकरण। बैन केवल NCR में नहीं बल्कि पूरे देश पर। त्योहारों के बाद भी सरकार को प्रदूषण पर देना होगा ध्यान। और दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन। क्लाउड सीडिंग तकनीक का होगा इस्तेमाल। प्रदूषण को खत्म करना है मकसद। आइए खबरों की शुरुआत करें। मैंने कुछ साल पहले लोकल अखबार में पढ़ा कि गांव के किसी सरपंच को टीबी हो गया था। टीबी होने पर उस सरपंच ने अपने घर से बाहर एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। वो टीबी और इसके संक्रमण से इतना घबराया हुआ था कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलता था। उसकी अज्ञानता और उचित इलाज के अभाव में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हमारे देश में अक्सर टीबी को एक ऐसी बीमारी माना जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये भी माना जाता है कि किसी को टीबी हो गया तो वो निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसको जड़ से मिटाने के लिए पिछले कई सालों में कई कार्यक्रम चलाए हैं, और आज इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के टीबी से लड़ने वाले कार्यों की सराहना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने टीबी के मामलों का पता लगाने में और टीबी कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रभाव को उलटने में जबरदस्त प्रगति की है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित टीबी मामलों में टीबी ट्रीटमेंट कवरेज भी 80% तक सुधरा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत के प्रयासों के कारण 2015 से 2022 तक टीबी की घटनाओं में 16% की कमी आई है, जो पूरी दुनिया में टीबी केसेस में गिरावट की तुलना में लगभग दोगुनी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में टीबी केसेस में गिरावट की दर 8.7% है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 से 2022 के दौरान भारत और विश्व स्तर पर टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी आई है। आइए समझते हैं टीबी के बारे में। टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये बात सच है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो वो टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। अगर पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी टीबी होने की संभावना हो जाएगी। आपको टीबी हुआ तो कैसे पहचानेंगे? पल्मोनरी टीबी के सामान्य लक्षणों में बलगम, कई बार खून के साथ खांसी और सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार, रात को पसीना आना इत्यादि शामिल है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टीबी की वैक्सीन की बात करें तो बैसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG नाम की वैक्सीन टीबी के लिए उपलब्ध है। टीबी एक घातक बीमारी है। वर्ष 2020 से टीबी से कुल 1.5 मिलियन लोगों की मौत हुई है और अनुमानित 10 मिलियन लोग दुनिया भर में टीबी से बीमार हुए। भारत में पूरी दुनिया की तुलना में टीबी के ज्यादा मामले आते हैं। भारत में लगभग 26 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 4 लाख लोग हर साल इस बीमारी से मरते भी हैं। भारत में टीबी को हराने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य देश से 2025 तक टीबी का खात्मा करने का है। वहीं सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आपको बता दें कि टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत आप किसी टीबी मरीज को गोद भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कर दिया है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश केवल NCR में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होता है। दरअसल न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में राजस्थान सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा आदेश राजस्थान राज्य सहित देश के हर राज्य पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राजस्थान भी इन प्रतिबंधों को मानेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि न केवल त्योहारी सीजन के दौरान बल्कि उसके बाद भी वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
चलिए समझते हैं देश में किस तरह के पटाखों को अनुमति मिली है, पटाखे वास्तव में किससे बने होते हैं और बेरियम जैसे केमिकल पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। देखिए, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश नए नहीं हैं। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों और कम उत्सर्जन वाले पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लड़ी वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही पटाखों में बेरियम के उपयोग पर भी रोक लगा दी थी और कहा था कि पटाखों का शोर एक मानक स्तर के अंदर ही होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में भी अपने इसी आदेश को दोहराया। फिर बीच का रास्ता निकालने के लिए पटाखा निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पटाखा निर्माताओं ने ग्रीन पटाखों में बेरियम मिलाकर और थोड़े बहुत बदलाव करके पटाखों को बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनसीआर में ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि केवल उन शहरों और कस्बों में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाएगी जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। आइए अब समझते हैं पटाखा किससे बनता है। पटाखों में आमतौर पर 4 प्राथमिक तत्व होते हैं: ऑक्सीडाइजर, फ्यूल, रंग भरने वाले एजेंट और बाइंडर। पटाखे में आग पकड़ने के लिए ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता होती है। फ्यूल आग को बनाए रखता है। रंग एजेंट इसे रंग और चमक देते हैं, जबकि बाइंडर इस मिश्रण को तब तक बांधे रखता है जब तक कि पटाखा पूरी तरह से जल न जाए। यहीं पर आपको समझना होगा कि एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया। दरअसल बेरियम जैसे केमिकल पटाखों में रंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनसे व्यक्ति का रंग खराब हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि इनसे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन, स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि कैंसर। और भी केमिकल होते हैं जिनके कारण पटाखों में अलग अलग रंग निकलते हैं। जैसे पटाखे में अगर सफ़ेद रंग निकालना हो तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम के द्वारा ये उत्सर्जित होता है, जबकि नारंगी रंग कार्बन या लोहे के माध्यम से उत्सर्जित होता है। इसी तरह पीला रंग सोडियम के यौगिकों के कारण, जबकि नीले और लाल रंग तांबे के यौगिक और स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण निकलते हैं। हरे रंग के लिए जिम्मेदार केमिकल बेरियम मोनोक्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट होता है। आइए अब जल्दी से समझते हैं कि ग्रीन पटाखे हैं क्या। भारत में एक संस्था है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। इसी संस्था ने ग्रीन पटाखे बनाए थे। ग्रीन पटाखों का ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें हानिकारक केमिकल्स नहीं होते। ग्रीन पटाखे कम हानिकारक केमिकल का उत्सर्जन करते हैं और साथ में वाटर पेपर भी छोड़ते हैं जो धूल को दबाने का काम करती है। ऐसे पटाखों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: श्वास, सफल और स्टार। इन्हें CSIR द्वारा विकसित किया गया है। श्वास का मतलब क्या है? श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर, और इसमें एक छोटी पानी की थैली होती है जो पटाखा फोड़ने पर वाष्प के रूप में निकलती है। इससे वातावरण की धूल दब जाती है। स्टार का मतलब सेफ थर्माइट क्रैकर। इसका मतलब क्या है? इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता और इसके फूटने पर कम शोर होगा और कम पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। वहीं सफल का मतलब है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का न्यूनतम उपयोग होता है और इसके स्थान पर मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। यह भी पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम शोर करता है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। UPSC के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली ने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सारे उपाय टेस्ट करके देख लिए। दिल्ली में ग्रैप 1 से लेकर ग्रैप 4 तक के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला भी लगा के देख लिया। एंटी स्मोक गन से पानी की बूंदों का छिड़काव भी हो रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध भी लग चुका है। पटाखों पर भी बैन लग ही चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब दिल्ली की सरकार ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आर्टिफिशियल रेन की संभावना तलाशने के लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों से मुलाकात की। वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्टिफिशियल रेन का प्रयास केवल तभी किया जा सकता है जब हवा में या वातावरण में नमी हो।
नमी से ही बादल बनते हैं और दिल्ली में ऐसी स्थिति 20 से 21 नवंबर के आसपास तक हो सकती है। इसलिए दिल्ली में 20-21 नवंबर तक आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन की कोशिश 1951 में टाटा फॉर्म के द्वारा पश्चिमी घाट इलाके में की गई थी। इसके बाद भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आर्टिफिशियल रेन का प्रयास किया जा चुका है। हालांकि इन राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल रेन में एक हवाई जहाज के द्वारा बादलों में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या क्लोराइड जैसे केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मतलब बादलों में केमिकल्स के बीज डाले जाते हैं। इससे बादल सघन और भारी हो जाते हैं और संघनित होकर बारिश में बदल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होती ही होती है। क्लाउड सीडिंग के बाद भी बारिश की संभावना 60 से 70% की ही होती है। कास्ट बेस्ड जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के कुछ ही दिन बाद बिहार सरकार ने एक बहुत बोल्ड फैसला लिया है। दरअसल बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। चलिए बिहार में आरक्षण की गणित को समझते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% कोटा मिलेगा। इससे पहले क्या सिचुएशन थी? इसके पहले ओबीसी को 8%, ईबीसी को 12%, जबकि अनुसूचित जाति को 14% और अनुसूचित जनजाति को 10% कोटा मिलता था। इसी के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों और महिलाओं को 3-3% आरक्षण भी मिलता था। सरकार ने बताया चूंकि बिहार में कुल आबादी में एसटी आबादी 2% से कम है, इसलिए इसका कोटा घटाकर 2% कर दिया है। और चूंकि महिलाओं के पास नौकरियों में 35% कोटा है, इसलिए महिलाओं को मिलने वाला 3% कोटा खत्म कर दिया गया है। इसी तरह चूंकि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पहले से है, इसलिए मौजूदा बिल में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार में कुल आरक्षण अब प्रभावी रूप से 75% तक होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि भारत में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसे समझने के पहले आपको फिर इंदिरा साहनी मामले का पता लगाना होगा। आइए बताते हैं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। मतलब राज्य जितना चाहे आरक्षण दे, लेकिन आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने की अनुमति सशर्त दी। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी कि राज्य चाहें तो 50% से अधिक जातिगत आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य को वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। तमिलनाडु में इंदिरा साहनी मामले के पहले से ही 1989 से ही 69% आरक्षण लागू है। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढ़ाया गया है, जिन्हें अदालती चुनौती का सामना करना पड़ा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने 50% की आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए हैं और ये सभी कानून न्यायालयों में चुनौती के अधीन हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अक्सर हम देखते हैं कि असमान रूप से या एकदम से घटित होने वाली घटना व्यक्ति को भयभीत कर देती है। ऐसे ही कुछ बुल्गारिया में एक अजीबोगरीब घटना हुई। रात में आसमान यहां नीले से लाल रंग में बदल गया। दरअसल बुल्गारिया के आसमान के लाल होने के पीछे कारण ऑरोरा बोरियालिस था, जिसे नदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। यह आमतौर पर भूचुंबकीय तूफानों के दौरान प्रकट होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी का परिणाम होता है। आपको बता दें कि यह प्रायः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घटित होने वाली घटना है। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है।
रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना वर्तमान समय में हर देश की प्राथमिकता बनता जा रहा है। इसी दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पहले भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स शैक्षिक श्रृंखला यानी गुरुकुल पहल भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इनोवेटर और स्टार्टअप को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में शामिल करने में सहायता करना है। इंडस एक्स मंच डिफेंस इनोवेशन ब्रिज की तरह है। इसकी परिकल्पना भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए की। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट जलवायु और स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध का पता लगाती है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य को कमजोर करता है और स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव को बढ़ाता है। यह रिपोर्ट अधिक चरम मौसम और खराब वायु गुणवत्ता, संक्रामक रोग पैटर्न में बदलाव, भोजन और पानी की असुरक्षा की स्थिति से होने वाले खतरों पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट 2019 से प्रति वर्ष प्रकाशित की जा रही है। इस रिपोर्ट को WMO के ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज द्वारा तैयार किया जाता है। क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की गई। यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें 25 देशों के 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। QS रैंकिंग में चीन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लगभग 148 संस्थान इस सूची में शामिल हैं। साथ ही QS रैंकिंग के शीर्ष 100 में भारत के कुल 7 संस्थान शामिल हैं और IIT बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग को बरकरार रखा है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के बाद हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यह एक इजरायली ड्रोन है जो उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही अतिरिक्त 450 kg पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पटाखे को हरा रंग देने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेरियम मोनोक्लोराइड। दूसरा सवाल है, टीबी के लिए जिम्मेदार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ECBC को पहली बार 2010 में लाया गया। इसको विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी किया गया था। इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2 और 3? सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि या कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE पर कब हस्ताक्षर किया गया? 1990, 91, 92 या फिर 93? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 1990। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार।